190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा डाका है। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में एक मकरूह खेल खेला गया, एक खलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इस खलंडरे को पता ही नहीं था इसने करना क्या है। पता लगाया जाए मुल्क को इस मकाम पर कौन लेकर आया, जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कौन उनसे पूछेगा। रियासत मदीना सिर्फ जुबानी कलामी थी। हमारी कोशिश है पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाला जाए। कितनी बड़ी है एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया, उसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। बंद लफाफा पे अप्रूवल लेकर रकम वहां जमा करवाई, कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी है धांधली, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते हैं जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा। फिर इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, सजाएं हमें दिलवाते हो। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मीडिया से बात कर रहे हैं। उस दौरान ख्वाब को उन्होंने एक जो है एक वेलकम कर रहे हैं और नैब और नवाज लीग एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। हमारी डिमांड सिर्फ ये है, हमें कोई इतराज नहीं है अगर गलत केस हुए हैं खत्म होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से और बहुत सारे गलत केस जो कि सबको पता है कि जिस तरीके से किए गए थे, जिसके लिए अब मैं वो ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपनी बात से। उनको भी जरा सोचना चाहिए नैब को और हर एक को, जैसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और लाडला जो कभी 2013 में लाडला बन गए थे और इलेक्शन खत्म होने से पहले आपको याद होगा अभी इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी तो ऐलान कर दिया था कि हम जीत गए। 2018 में एक और लाडला बना दिया। अब ये 2023-24 में लाडला नहीं चलेगा, अब 23-24 में अवाम की राय चलेगी और इंशाल्लाह ताला अवाम की राय बड़ी क्लियर है। आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को एक जैसी मिल रही है? देखिए, हमारी ये डिमांड है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इलेक्शन का मौका दिया जाए इस मुल्क के कानून के तहत। आप अगला सवाल जो करेंगे ना पीटीआई को क्या लेवल प्लेइंग, और ये आया भी था लेवल प्लेइंग फील्ड। हमने तो पीटीआई से नहीं कहा था कि आप जो है जाके रिजाइन कर दें सारी हुकूमतों से और अपनी जो थोड़ी बहुत से थी, 2 बड़े सूबे उनके पास थे कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब उनके पास था, हुकूमतें खत्म कर दें। हमने तो नहीं कहा था कि 1.5 साल के लिए अपनी नुमाइंदगी खत्म कर दें और वो लोगों से अवामी नुमाइंदे। हम क्यों इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम क्यों अवालों की बात कर रहे हैं? इसलिए कि अवामी नुमाइंदे, इस मुल्क की आइन कहता है कि हुक्मरानी अल्लाह के किए सबकी और इस जमीन पे हुक्मरानी अवाम की है और अवाम हुक्मरानी करते हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए। तो उन्होंने अवाम से कांटेक्ट ही छोड़ दिया, वो इलेक्टेड नुमाइंदे सारे रिजाइन करके चले गए। अभी तो पता नहीं कुछ कहते हैं कि कहीं से हिदायत आ गई थी इसलिए चले गए। वो उन चीजों पे मैं नहीं पढ़ूंगा। हमने नहीं कहा था कि 9 मई को ये करें। अब ये सारी अगर बातें की हैं तो उनको आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि सारे जमातों को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने इलेक्शन मंशूर पे इलेक्शन करें। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको सेम नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो आप क्या समझते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन इसको कबूल किया जाएगा? मेरे भाई हम वो पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे आप हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो 1970 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़े थे तो वो भी कहते थे कि जी उन्होंने अपने तरफ से तो और लाडले बनाए हुए थे। 88 में भी उन्होंने सारों को जमा किया था, IGI फिर 90 में बनाई उन्होंने जाके। 2007 में भी बीबी को शहीद करने के बाद, हमारी लीडरशिप खत्म करने के बाद लोगों ने वोट दिया, हमारी हुकूमत बनी। इंशाल्लाह ताला 2024 में भी अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी देते, हमें तो कभी एतराज जरूर हम बताएंगे कि ये चीजें हो रही। इलेक्शंस में हम हिस्सा लेते हैं और इंशाल्लाह ताला 2024 की इलेक्शन में हिस्सा लेके अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले
तो जिनको जरूरत है ना वो लाडला बनने की, वो लाडला बने। हमें जरूरत है आवाम के पास जाने की, हम आवाम के पास जाएंगे। थैंक यू। जो आपने बात शुरू की थी 18 अमेंडमेंट से, 18 अमेंडमेंट की आपने जो बात शुरू की थी मुस्लिम लीग ने जो आप ये समझते हैं कि 18 अमेंडमेंट जो है इट्स द फाइनल पीस ऑफ लेजिस्लेशन और उसमें देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? और अगर इसको हम उससे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, जो आर्टिकल 40A के ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई, उसकी इंटरप्रिटेशन पे, उसकी लेटर एंड डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे, जिसमें आप लोग 11th आवर, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा निसार साहब, उसमें 11th आवर आप लोग एमक्यूएम के साथ जिस तरह एंगेज हुए थे और लेटर आपने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को एड्रेस किया, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें आप लोग कंसीड कर रहे थे जिसकी बुनियाद पे आपने वो लेटर वगैरह भी लिखा। तो आप समझते हैं कि अगर 18 अमेंडमेंट ऐसा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, जिसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है? देखें, बात सुने, जब 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो एक कमेटी बनाई गई थी जो असेंबलियों में सारी पॉलिटिकल पार्टी पर मुश्तमिल थी। एमक्यू ने उसको सराहा, नवाज लीग ने सराहा, पीटीआई तो खैर थी ही नहीं क्योंकि उन्होंने बाइकआउट किया था उस इलेक्शन का 2008 में। ये जब मसला क्या था कि हम जी आईनी तरफ जाएं, 58(2) भी खत्म करना, और दूसरी चीजें सियासत को मजबूत करने के लिए, आइन को मजबूत करने के लिए उस तरफ जाएं जिसके लिए हमने कोड़े वोड़े भी सब खाए थे। और उसमें सारी जमातें थी और सारी जमातों ने यह कहा अगर करना है ना तो फिर जो बात रही हुई है वो ये है कि हमें ज्यादा सूबाई अख्तियारात चाहिए। अगर करनी है बात तो सूबाई अख्तियारात, ये न कहो कि जी सूबाई खुद मुख्तारी देने से वफा कंगला हो गया। ये अल्फाज जो किसी इमरान ने कहे थे या आज नवाज शरीफ कहने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ इशारा मत करो क्योंकि आइन बड़ा मुश्किल से बनता है और ये आइनी तरमीम है। आइनी तरमीम को खत्म करने के लिए पता नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो मैं इस पे तो कह सकता हूं कि भाई हमारे एनएफसी के अवार्ड में हमें और भी मजबूत करो। एनएफसी अवार्ड 2 दफा नहीं दिया गया। 2015 में एनएफसी अवार्ड देना चाहिए था, नहीं मिला, नवाज शरीफ ने नहीं दिया। 2020 में मिलना चाहिए था, इमरान खान ने नहीं दिया। अब 24 आ रही है और 24 के बाद 25 में मिलना चाहिए। अब ये एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा भी बढ़ता है, तो हम तो उस तरफ तो सोचेंगे। बाकी ये कि जी तरमीम हमें सूबाई खुद मुख्तारी खत्म कर दो, ये तो किसी सूरत में कबूल बात मेरे ख्याल से कहीं से हुई भी नहीं। आप जो बात कर रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के रोल बैक की तो कहीं से अभी तक बात नहीं हुई है। एहसान इकबाल ने भी बहुत क्लियरली जो गुफ्तगू की, उन्होंने बात की इंप्रूवमेंट की, और इसी वजह से मैं दोबारा एम्फेसिस करूंगा कि जो लोकल गवर्नमेंट वाली जो बात हो रही है, जो 140 भी 18 अमेंडमेंट के तहत ही आया है ना, उसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिवॉल्व करनी। तो आप समझते हैं कि आपका एक्सपीरियंस 15 साल के बताते, भले मुराद साहब इस पर कमेंट करें, आप ये समझते हैं कि वो सारा लेटर एंड स्पिरिट हो चुका है? देखिए ना, बात सुने, फिर वो क्लियरली कहें पीएफसी, तो चलिए मुस्लिम लीग ने नहीं कही, लेकिन एमक्यूएम ने इसको पीएफसी और एमक्यूएम के साथ आप लोग पीएफसी में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं सूबाई हुकूमतें। 140A लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट हो चुकी है, वो तो हो रही है। जब सबको मिल रहा है, सबको पता है कि जी इस कानून ये है और इस कानून के तहत अख्तियारात भी हैं, ये भी है, सब कुछ है, तो फिर मैं क्या कहूं कि जी क्यों नहीं हो रही? हो रही है। बाकी सिर्फ है कि जी पीएफसी अनाउंस नहीं हुआ, जिसकी शिकायत है वो दूर की जा सकती है। 140A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सर, कोर्ट में गए 140A के ऊपर तो जजमेंट आया है। क्या है? अमल हो रहा है, नहीं हो रहा था तभी तो जजमेंट आया है। तो फिर 18वीं तरमीम कबूल कैसे हुई अगर एतराजात थे? तो क्वेश्चन हो 18 अमेंडमेंट में क्वेश्चन की तो बात ही नहीं, तो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट की बात हो रही। मैं इसी आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि 18 अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सर, तो उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। मकसद क्या है? 18वीं तरमीम का नाम लेके मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ डालने का मकसद हमें डराता है, हमें शक पैदा करता है। थैंक यू सर। आपने सवाल किया नहीं? सवाल करवा रहे थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देते हैं। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। कोयटा में मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंतखाबात का फरीज़ा अंजाम देगी। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में निगरान हुकूमत शामिल नहीं होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। जुमेरात 2024 को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। मसाइल ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी ज़रूरियात होंगी, चाहे वो माली हो, इंतज़ामी हो या सिक्योरिटी की हो, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस हालत में मुल्क इस निगरान हुकूमत को मिला है, इंशाअल्लाह हम बेहतर हालत में जो अगली मुंतखब हुकूमत है उसके हवाले हम करके जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो PSX 100 इंडेक्स 66,000 की जो फिगर है उसको अबूर करके ऊपर गया है। आज भी डॉलर कुछ पैसे सस्ता हुआ है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं, पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया, अब नहीं कराए तो उसके असरात होंगे। PTI के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जियाउल मुस्तफा समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहारात भी जारी कर दिए गए। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर इश्तिहारात जारी किए गए। रेफरेंस में साबिका चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी भी नामजद मुल्जिमा हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। गर्मी में हिस्सा लेना, वो शहरी जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जिसके पास UNHCR का कार्ड है, रेफ्यूजी स्टेटस है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 10 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए इनिशियली, जिनकी तादाद बढ़ने जा रही है, कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। किसी के पास रेफ्यूजी स्टेटस है, किसी के पास प्योर कार्ड होल्डर है, वट एवर द स्टेटस इज, वीजा के साथ आया हुआ है, बिजनेस वीजा में आया हुआ है, वो टूर वीजा पे आया हुआ है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पाया गया, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, उसको फौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। और जो लोग अभी डिपोर्ट हो रहे हैं वो 10 के करीब उनकी तादाद है, जिनको हमने पॉइंट आउट कर लिया है। ये तादाद थोड़ी ज्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी विद इन अ वीक और सो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि वो हम क्योंकि उनकी हेड हंटिंग कर रहे हैं, जिनको पाया गया है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से। और विद इन नो टाइम हम जो ही देखेंगे किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीजा होल्डर हो या बिजनेस वीजा पे आया हो या किसी भी वीजा पे किसी भी स्टेटस पे आया हो, तो विद इन नो टाइम ही विल बी डिपोर्टेड। तो लिहाजा ये पॉलिटिक्स पाकिस्तानियों ने करनी है। पॉलिटिक्स का राइट हमारा है, हम पॉलिटिक्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पॉलिटिक्स करेंगे कि जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें पाकिस्तानी, उनको इजाजत है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो हमारे वीजा पे आया हो और वो यहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, तो उसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता है। तो हमारे पास विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि हम उसको उस मुल्क में डिपोर्ट करेंगे और इमीडिएटली डिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर कमांड हैं। हमने बावजूद इसके कि रेंजर्स हमारी सिंध में बड़े मुश्किल हालात में कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस कर रही है। FC बलूचिस्तान साउथ एंड नॉर्थ ओवर स्ट्रेच हुई है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं। फिर इसी तरह जो KP में FC है वो भी बड़ी IS ड्यूटीज में है और एक सीरियस किस्म की जो टेररिज्म है उसको फेस कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स, हम जो जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट।
اور ہم میکسیمم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جہاں تک پاکستان کی فوج کی بات ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتا ہے, یہ ان کا ڈومین ہے, آپ ان سے پوچھیں گا پلیز. دیکھیے تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں اس چیلنج کو جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں. ٹیررسٹ جو ہے اس کے لیے اپرچونٹی چاہیے اس کو. یہ جو ٹائم کی اپرچونٹی یہ اس کے پاس ہے کہ اس نے کب سٹرائک کرنا ہے اور کس پر سٹرائک کرنا ہے, یہ ہمیشہ سے انیشیٹو اس کا ہوتا ہے انفارچونیٹلی, جبکہ ریاست کے اداروں نے ایک ایک انچ اور ایک ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں, وہ پبلک میں جاتی ہیں, پبلک گیدرنگز کرتی ہیں, ریلیز کرتی ہیں, اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے. اب ظاہر ہے لیکن پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر پہ بیٹھیں, اور نہ وہ ایگری ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھنے کے لیے. دے وانٹ ٹو ریمین ان ٹچ ود دیئر پیپل, دے وانٹ ٹو اسٹے ود پیپل سو دیٹ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے الیکشن کا وہ ان کو بتا سکیں. ایسے میں ظاہر ہے یہ چیلنج ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں جب سے ٹیررزم آئی ہے 2002 آنورڈ آپ اگر دیکھیں شوکت عزیز صاحب پہ الیکشن کمپین کے دوران حملہ ہوتا ہے, پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ پہلا حملہ 18 اکتوبر کو ہوتا ہے, پھر دوسرے حملے میں وہ شہید ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 2013 کے الیکشنز میں نواب ثناء اللہ زہری پہ اٹیک ہوتا ہے, اس میں ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں. پھر جو 2018 کے الیکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو میر سراج رئیسانی کو 200 لوگوں کے ساتھ شہید کیا گیا, جو پاکستان کی بڑی توانا آواز تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کی بڑی قربانیاں تھیں, اور ہم ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ان جیسی توانا آواز جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران ہم سے چھینی گئی. تو ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں. اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے, لیکن جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے. اور ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری ول ہے, ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری محنت بھی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ پیسفل ہوں اور لوگوں کو ایکسرسائز کرنے دیں کہ وہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کرے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے اپنی کمپین کو. دو دن پہلے بارہ کبھی میں انہیں ینگ انجینئر کو کسی وائس کو قتل کیا اور اس کے بعد پاکستان فرار ہو گیا. آج پاکستان بھر کے انجینئر پلس کا موبائل سسٹم سے احتجاج کیا جائے پاکستان. دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. انوسنٹ لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں. میں نے آئی جی کو ٹاسک کر دیا ہے ود اے ٹائم فریم, ود اے ٹائم لمٹ, کہ آپ اس کو مزید ڈگ آؤٹ کریں, اس کے اصل محرکات تک پہنچیں. اور یہ بات ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں. ہم نے تمام اپنے بارڈرز پہ بڑی سختی کر دی ہوئی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قاتل پکڑے جائیں گے. اعزاز صاحب آپ نے ایک کیمپین بھی شروع کر رکھی ہے اپنے پاسپورٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. پاسپورٹ کی آپ کو پتا ہے تو سراج رسانی صاحب کا ایک پاسپورٹ ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ ہے, وہ آپ نے کینسل کیے. تو کچھ اس والے کچھ ڈیٹیلس رہیں گے کہ کتنے افغانی آپ کے پاس ڈیٹا کے پاس ہیں, اور پرماننٹ فور نام بھی ہیں جن کے پاس. دیکھیں مور ٹو کم. ابھی ہم نے یہی تو ہمارا وہ تھا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نادرا میں کیوں ایک لیفٹیننٹ جنرل لگانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کا یہ جو نادرا جو ہے اب یہ ایک سیکورٹی کا ادارہ بن چکا ہے, نیشنل سیکورٹی کا. اور یہ آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے یہ بہت بڑا کرائم ہے, اور یہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے ذریعے یہ آئی ڈی کارڈز بنے ہیں, یہ پاسپورٹس بنے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ڈیجیٹلائزیشن کا ایکسپیرینس بھی رکھتا اور سیکورٹی کا ایکسپیرینس بھی رکھتا, اور اس کے ریزلٹس اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے وہ جو ریفارمز نادرا میں ریکوائرڈ تھی فار لاسٹ مینی ایئرز وہ اس پہ انہوں نے بسم اللہ کی ہے. اور اس طرح کے جو کیسز جن کا شاہ جی بتا رہے ہیں, مزید کیسز وہ ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے دن کہا کہ ہم
तह तक जाएंगे। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, बट ये पाकिस्तान एक हार्डन स्टेट बनना है इसको। ये कब तक ऐसा सॉफ्ट स्टेट रहेगा जिसका जी चाहे आके पासपोर्ट बना ले, जिसका जी चाहे आके आईडी कार्ड बना ले, जिसका जी चाहे हमारे किसी भी बॉर्डर से एंटर हो जाए और जहां मर्जी हमारे अर्बन सेंटर्स में जाके काम करने लग जाए, ना हमारे टैक्स नेट में आए, जिसका जी चाहे जिस तरह की मर्जी की स्मगलिंग करे। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ब्लीड किया है। ये वो फैक्टर्स हैं जहां लोग जो लीगल काम करते हैं वो हम पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो हमारे सिस्टम्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए ये बोल्ड स्टेप्स लिए गए थे सो दैट जो लीगल काम करने वाले लोग हैं वो हम पर ट्रस्ट कर सकें और हम बेहतर काम कर सकें। किसी किस्म की आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, जो भी होगा उसको एक्सपोज भी किया जाएगा, आपके सामने भी रखा जाएगा और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कानून के कटहरे में आना पड़ेगा जिन्होंने ये आइडेंटिटी थेफ्ट में जो है उन लोगों की मदद की किरदार अदा किया विद इन नादरा रहते हुए। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हुई हैं, बहुत सारी ऐसी अकाउंटेबिलिटीज हो रही हैं कि जो लोग सस्पेंडेड हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, मजीद इंक्वायरीज होंगी। नादरा को अब वाकई में सही मानों में एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बनाया जाएगा। कितने ऐसे ममालिक हैं कि जिनके साथ कैदियों के तबादले के हमारे वादे हैं, और दूसरा कितने ऐसे खाते हैं जो कि डिप्लोमेटिक इंक्लेव में शिफ्ट नहीं हो सकते? देखिए दोनों फिगर्स मेरे पास ऑनेस्टली नहीं है। बिलाल साहब आप सर ये बताएं कि ये जो अफगान महाजरीन या इन लोगों को वापस भेजने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से बड़ा रद्द-ए-अमल है। उसके बाद ये इत्तला थी कि दोनों जानिब से कोई मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, कोई ऐसी बात है और उसमें कोई पेशरफ्त नुमाया होनी? देखिए मुज़ाकरात तो फॉरेन ऑफिस जो है वो पहले दिन से उनके साथ इन टच था। पहले दिन से अफगान की हुकूमत के साथ फॉरेन ऑफिस का एक राब्ता था और ये हमारा राइट है। ये दुनिया के जितने नेशन स्टेट्स हैं वो सब इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पर भी इलीगल एलियंस जो हैं उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता। रोजाना की बुनियाद पर कितने पाकिस्तानी हैं जो डिपोर्ट होकर मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आते हैं। तो ये हमारा नेशन स्टेट एज अ नेशन स्टेट ये हमारा राइट है, इस पर कोई नाराज क्यों हो। और अब तो हमारे पास जो सेकंड स्टेज में, ये देखिए ये तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू गो बैक। हमने 30 से 40 साल तक मेहमान नवाजी की है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े अरसे तक इस तरह के इमिग्रेंट्स को रखे। तो फाइनली ये टाइम आएगा, द टाइम इज कमिंग जब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रहेंगे। हाँ वो जरूर जो वीजा लेकर आएंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जब यूरोप को इनकरेज कर रहे हैं, हम जब गल्फ को इनकरेज करें तो अफगानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। जो हमारे मुल्क में रहना चाहता है, जो कारोबार करना चाहता है, वो नॉक करे हमारे दरवाजे पे और हमारे घर के अंदर आ जाए। सर आप 5 लाख बड़ी फिगर है, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए बतौर इंडियन मिनिस्टर आपको भी और एजेंसीज को भी। आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि अभी हमने का पासपोर्ट वफियत रखे, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इलेक्शन जो है वो बखैर वक़ूफ़ भी अंजाम। एक मिनट सब ऐसे नहीं, भट्टी साहब ऐसे नहीं, भट्टी साहब जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो 54 डेज 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल होता है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 15 या 16 दिसंबर तक हो तो दैट वुड बी विद इन डेट। सर ये बताएं कि बिलावल ने कहा है कि टिकटॉक की सियासत और गेट नंबर 4 की सियासत जो है वो नहीं कर रहे, और एक सियासी जिस तरह आपने कहा दहशतगर्दी होती रही, एक सियासी दहशतगर्दी था, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उसके लोग जब खड़े होते तो खड़ा नहीं होने दिया था और मुश्किलात खड़ी की जाती, क्या कहेंगे? देखें अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या तजावुज़ हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो जाएं, जाके अदालतों से जो है वो अपना रिलीफ हासिल करें। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है तो उसके ऊपर वावेला मचाना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसका तो जो है वो कोई जवाब नहीं बनता। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जो कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ की सियासत भी नहीं करता, फ़लाँ की भी नहीं करता, तो इससे पहले जो होता रहा वो सारी दुनिया को मालूम है। राउत साहब आप
بہت زیادہ پچھلے 4-5 دنوں سے کافی زیادہ شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا شمولیت کے علاوہ کسی آپشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے طریقے جو اس سے کم پاکستان پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کا بیک رابطے بھی آپ کے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جانے کے لیے کچھ بھی بول دیا؟ دیکھیں جی, الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں. اچھا رانا صاحب بتائیے گا, کل آپ نے ایک انٹرویو میں ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بھی گلی گلی کمپین کی اجازت دی جائے, الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت دی جائے, 10 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. تو کس نے اجازت نہیں دی ان کو, اور آپ نے کس کو کہا کہ نہیں اجازت دی؟ نہیں, میں نے یہ کہا تھا, یہ سوال یہ تھا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, دبا ہوا ہے, وہ ایک دم باہر نکلے گا تو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ رورل ایریاز میں کیونکہ دھڑے کا ووٹ ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ واضح طور پہ اظہار کرتے ہیں کہ کون کدھر ہے, تو وہ صورتحال بالکل کلیئر ہے, ہر حلقے میں کلیئر ہے, کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کیونکہ اس قسم کا ماحول نہیں ہوتا